गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर गुड मॉर्निंग डीडो। गुड मॉर्निंग। कैसे नसीब? आज तो अच्छे मेरे, तुम बता तुम्हारे कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। इस वक्त मैं ये न्यूज़पेपर्स देख रहा हूँ, मतलब ई न्यूज़पेपर देख रहा हूँ, क्योंकि अब तो हर वो आजकल तो जमाना ही ई का है, वो चला गया पुराना ABC का टाइम, अब ई आ गया। इतनी सारी यार खबरें हैं यार शुगर के बारे में, कि शुगर के क्या होते हैं मसले मसाइल, और शुगर अगर किसी को हो या किसी के दांत में कीड़े लगे हुए हो या खाना खराब, शुगर यार, शुगर का बड़ा बैड सीन है यार। शुगर नहीं खानी चाहिए भाई। शुगर क्यों नहीं खानी, वो तो अच्छी होती है। नहीं, लेकिन उसके मसले मसाइल भी है। आप शुगर खाएं, लेकिन शुगर जरा देख के खाएं। इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा। हम शुगर दिन रात सुबह हर चीज में मीठा 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 मीठा, हर चीज को एक हद तक खाना चाहिए। इसमें बड़ी अच्छी टिप्स दी हुई है, आपको चाहिए? हाँ, ये मुझे जरा शेयर करो ना। मैं तो इधर जितनी ड्रिंक्स बनाता हूँ, मैं तो ऐसे अनवा डालता हूँ शुगर, अनवा। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं ये इसमें लगा हुआ हूँ इस वक्त, देख रहा हूँ सारी चीजें। बट या तो आज आप क्या ड्रिंक बना रहे हैं, कुछ पता है? आज मैं सोच रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। आप सोच रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि आप सोच रहे हैं। सोच तो सकते हैं ना बंदा, डीनो। हाँ जी, अच्छी बात है। हाँ, तो सोच रहा हूँ मैं आज कुछ जरा पाइनएप्पल के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। अच्छा, पाइनएप्पल के साथ? हाँ। ओह, कहीं आप वो वाले, तो मुझे एक बात बताएं, ये जो वो लोग होते हैं जो पाइनएप्पल हर चीज में डालते हैं, पिज्जा में पाइनएप्पल, सैंडविच में पाइनएप्पल, माफ करे, ये आपने कभी ऐसा खाया है पिज्जा पे पाइनएप्पल? खाया है मैंने, लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं। वो लोग हैं जो समझता हूँ मैं, जिनको पसंद है, जिनको पसंद है, ठीक है। मुझे नहीं अच्छा। I know, मेरे पिज्जा में पाइनएप्पल डाला तो मैं भाग जाऊंगा यार। सीधी बात है, मैं ये समझता हूँ कि कोई चीज जो फ्रूट है ना, फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट जो है ना, फ्रूट अपनी जगह, लेकिन आई कांट इमेजिन लाइक हैविंग अ पिज्जा विद फ्रूट। अच्छा, यकीन वाकई मैंने, अच्छा मेरा अपना बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ट्राई कराया था, मैंने चाइना में ट्राई किया पहली बार। चाइना में? बड़ा बात से ना मैं। हाँ, चाइना। तो वहां पे मैंने पहली बार ट्राई किया। अच्छा, वो कहते हैं हवाईन पिज्जा। मैंने कहा हवाईन पता नहीं हवाईन में क्या होता होगा। हवाईन, हाँ हवाई, बड़ा अच्छा गाना चल रहा है, हवाईन बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन वो जब मैंने पहली बार ट्राई किया पिज्जा और मीठा, मेरे तो चाके छूट गए, पता है, मेरे तो चाके छूट गए कसम से। दोबारा मैंने मुड़ के नहीं खाया दोबारा। सही बात, बिल्कुल। और इस वक्त मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है, एक तो इनको बस मुझे ना थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर मैं आपको कॉल करके बता रही हूँ। बाब मेरे मन का ख्याल रखना, ठीक है ना? ओके, बाय बाय। सर जी, सलाम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक। अब आप आज क्या वजह है आपकी लेट आने की? सर वो मेरे छोटा मुन्ना है ना, उसके दांतों में ना कैविटी हो गई है। ओह नो, दांतों में कैविटी हो गई है? यस, तो मुझे उसको कम खिलाया। कितनी बार बोल रहा है कि उसको इतनी टॉफियां नहीं खिलाया करो। हाँ, ये तो हर वक्त टॉफी, हर वक्त वो जब बोले तब खिला देती है। प्यार तो करती है, मुझे पता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं अच्छी होती। तो आप कंट्रोल किया करें ना। तो सर जी मैं क्या करूं, मैं उसको मना करती हूँ तो वो रोना शुरू कर देता है, फैन डाल देता है पूरा महल्ला सुनना। वो रोता है इसलिए क्योंकि तुम खा रही होती हो और फिर कभी कभार उसको नहीं देती हो। नहीं, आपको पता है बच्चों को ना, जो भी बच्चे खाते पीते हैं, जो भी उनकी डाइट है, ये जो कुछ है, वो माँ बाप की वजह से होती है। माँ बाप को देख के ही तो वो बोलते हैं कि अगर आप खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते। ये भी तो जाहिर है। तो आपको देख के खा रहा होगा ना। सर जी मैं तो चलो चाय पीती हूँ ना तो थोड़ा सा मुंह खराब हो जाता, तो मैं उस वजह से मैं थोड़ा आप चाय में कितनी शुगर डालती हैं अपने? मैं 5 चम्मच चीनी। नहीं तो एक काम किया करो, चीनी खा लिया करो, चाय मुझे दे दिया करो। क्या फायदा? सीधा बोल देना कि मैं चीनी के डब्बे में कूद जाया करूँ और बोल सीधी। सर जी पता है क्या, मैंने उसको इतना डांटती हूँ लेकिन वो सुनता ही नहीं है। फिर मैं अगर उसको मना कर दूँ तो वो बाहर जाएगा, बाहर से दुकान से ना चीज़ें खरीद के, मीठी मीठी चीज़ें मिलती है ना, छोटी छोटी करियाने की दुकान पर नहीं मिलती हैं, तो वो टाफियाँ तो जेली छोटी छोटी आती हैं, वो पता नहीं क्या क्या खा पी के। मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है, बच्चों को अगर मीठा खिलाना तो खिलाएं, उसमें कोई मसला नहीं है। बच्चों का ऑब्वियसली बच्चे हैं, बच्चों को अगर ट्रीट्स देनी है बिल्कुल दें, लेकिन मॉडरेशन में दें, देख के दें कि भाई हफ्ते में कितना मीठा खा रहे हो। रोज़ाना अगर आप उनको उतना मीठा खिला रहे हैं तो उससे उनके साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी बहुत इफेक्ट होते हैं। आपको पता है ये बात? सर अब हम क्या कर सकते हो, उसके इतना दांतों में इतना बड़े बड़े यहाँ पे से कीड़े दांत आगे से भी खराब हो रहे हैं। मैं सोची मैं ना उसको डेंटिस्ट को दिखा दूँ, तो मैंने डेंटिस्ट को अभी कॉल करके कहा मैं अभी लेकर आ गई।
डेंटिस्ट Yes. समझ आ गई डेंटिस्ट समझ आ गई है ना, लिख के दो तुझे तो समझ आएगी, पर्ची में बैठ के 100 दफा पढ़ेगा ना फिर तुझे पता चलेगा क्या लिखा है। मुझे एक बात बताएं, आप कितना शुगर इनटेक है आपका, अगर आप दिन में अगर हिसाब करें? मैं बताऊं तो अभी मैं, क्योंकि अब मैं हो गया हूँ बड़ा। अच्छा तो अच्छा वाकई मुबारक हो गया बड़ा। अब ये क्योंकि अब बड़ा हो गया हो तो अब समझ भी आ गई। अच्छा तो समझ आ गई तो अल्लाह का बड़ा करम है। अब ये क्योंकि पहले मैंने बड़ी शुगर ली है, जब नहीं पता था तो मेरे ना इधर दोनों जगहों पे कैविटी बनी और अब मेरे पक्के दांत के अंदर इतना बड़ा होल हो गया। दैट्स ट्रू। तो अब दर्द नहीं होती, अब वो फिलिंग की है ये वो, लेकिन अब पता लग गया ना, अगर 2 के साथ हुए तो बाकी जो रह गए उनको तो बचा लूं। फिर तो तू अपना खजाना इसी गुल्ले में डालता होगा। नहीं खजाना गुल्ले में अभी इतने बड़ा नहीं है, खजाना बहुत है। अच्छा खजाना बहुत है। भाई मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपनी पर्सनल कहानी बताता हूं। मेरी जिंदगी में जो सबसे दर्दनाक जो टाइम था वो था जब मेरे कैविटी में दर्द हुआ था। मेरा बेसिकली दांत का ये जो साइड है उसके अंदर इतनी बड़ी कैविटी हो गई थी, वो इतनी बुरी हो गई थी कैविटी, तो और हम इग्नोर भी करते ना, हम लोग खा रहे होते हैं, खैर दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता, होल हुआ है तो क्या हुआ, खा रहे। कैविटी इतनी बुरी हो गई मेरी कि मेरे रूट्स पे जाके मेरी कैविटी लगी। और वो एक दिन ने मुझे याद है कि जिस वक्त मुझे मतलब इतना दर्द हुआ कि मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतना दर्द नहीं हुआ। और उस दर्द के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी बॉडी को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अक्सर ये होता है कि हमारी जब तक कोई तकलीफ ना हो ना तब तक हमें एहसास नहीं होता कि हम अपने साथ कर क्या रहे हैं। तो वो दिन है, आज का दिन है कि मैं जब भी कोई मुझे हल्की सी भी प्रॉब्लम नज़र आती है अपने दांतों में तो मैं डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाता हूँ। तो जितने भी लोग हैं, तमाम लोग जो देख रहे हैं, ज़रूर जाएं, फिजिशियन के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं। जो इंसान आपके पर्टिकुलर मसले का हल जिसके पास हो उसके पास ज़रूर रेगुलरली विजिट किया करें। कुछ 3 महीने बाद 6 महीने बाद जाके ज़रूर चेकअप कराया करें। तो आपने डाइट जो डेंटिस्ट है उससे आपने ले लिया अपॉइंटमेंट? डेंटिस्ट से डाइट ले लिया। डाइट मतलब जी जी, हम मेरे बच्चे के लगा आपका दिमाग पलट गया मेरे बच्चे की वजह से। बिल्कुल नहीं, मुझे वो दर्द याद आ रहा है ना दांत वाला, इसलिए ये होती है मोहब्बत। सर जी देखें मेरे ख्वाबों से ज्यादा। आपके बेटे की एज क्या है? क्या एज है उसकी? सर वो 3 साल का। 3 साल का। और कितना मीठा खिलाती हैं आप उसको दिन में? सर जी वो मीठे जूस के डिब्बे भी पी लेता है, फिर मैं बता रही हूँ ना जलेबियाँ और वो छोटी जेलियाँ। तो दिन में एक दफा इतना सब कुछ खिला देती हैं आप उसे? मैं खुद तो नहीं खिलाती, वो जाएगा बाजार से खरीदता खा लेता है। No, you should always control your children's diet and you should always control the amount of sugar that they're consuming in a day. आप ऐसा जरूर करें कि रोजाना देखा करेंगे वो कितना मीठा खा रहा है। सर बड़ा जरूरी है। हम आपको एक बात बताएं, हमारे यहाँ जो है ना सबसे मेन चीज हमारे बुजुर्गों की सबसे बड़ी ना गलती होती है। क्या? अगर हम अपने बच्चों को डांट रहे होते हैं ना कि ये चीज ना खिलाए, तो हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि ना लो जी इन्होंने तो हमें ऐसे कह दिया, इनकी इतनी मजाल, हमने अपने बच्चों को पाला है तो अब हम इनके बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चा तो है खिला दो कुछ नहीं होता, तुम लोगों ने तो हवा बनाया हुआ है। ये अब सर जी क्या होता है, इन बातों से फिर मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वो कहते हैं कि ना तूने मेरे बाप को ऐसे कह दिया, तूने मेरी माँ को ऐसे कह दिया। तो इस वजह से फिर हम बच्चों को टोकते नहीं, बट ठीक है भाई अब देखो सर जी अब दर्द लेके बैठे है ना, अब कह रहे कि हाय कीता है खिला दिया है। वही ना, मैं वही कह रहा हूँ, जब तक दर्द नहीं होगा, जब तक कोई मसला नहीं होगा, तब तक हम लोग लगे रहेंगे कि जी लगे हुए खैर है, कुछ नहीं हुआ, अभी मसला तो नहीं हुआ ना। ये सोच बहुत बुरी है। यू शुड नेवर वेट कि जब तक कुछ हो जाए तब जाके हम भाग दौड़ करें। पहले से थोड़ा सा मतलब एहतियात कर लें, थोड़ा सा बी केयरफुल, लिटिल कॉन्शियस। भाई देखें बाद में दर्द कितना बड़ा हो सकता है आपको तो नहीं पता, तो कोशिश करें कि अपनी शुगर इनटेक या जनरल डाइट आपकी जो है उसमें ऑयल कम हो, या आप कोलेस्ट्रॉल जो है चेक करवाया करें। बहुत से लोगों को लगता है कि यंग लोगों को कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सब हर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, शुगर हर किसी को हो सकती है। मेरा एक अदर दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अबाउट कितने साल का है वो, 32 का है वो। 32 इस कोई एज नहीं होती, 32 एक बड़ा यंग आदमी होता है। 32 की एज में उसको शुगर हो गई है। सोचें क्यों? क्योंकि उसका भी ये होता था कि खा रहा है मतलब सुबह रात के 2:30 बजे जो है आइसक्रीम खा रहा है और जी मीठा खा रहा है, दिन का इतना मीठा खा रहा है, शुगर बहुत डाल रहा है कॉफ़ी में, खैर है कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो बड़ा हेल्दी हूँ। लेकिन 32 की एज में अगर किसी को शुगर हो सकता है तो इसका मतलब कि ये चीज़ बड़ी रियल है, ये किसी को भी हो सकती है। शुगर बुढ़ापे में नहीं होती, शुगर आपको जवानी में भी हो सकती है।
तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप जो है अपनी शुगर इनटेक या अपनी बॉडी का ओवरऑल बड़ा ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अगर जाहिर है हम लोगों के यहाँ पे हम लोग अपने कैफ़े में अक्सर बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट और बहुत सारे लोगों को दावत देते हैं, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, वी विल पास ऑन योर क्यूरीज। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं होता है। हाँ। मुझे आयशा ने भी बताया था, मैंने उससे यही पूछा था एक बार कि क्या मतलब मैं कैसे करूं, अब मुझे मीठा पसंद है। हाँ। और कुछ मेरी रेसिपीज ऐसी होती है जिससे मीठे की बहरहाल ज़रूरत होती है। हाँ। कह रही थी वो सिंपल एक चीज़ है कि जो व्हाइट शुगर होती है ना, हाँ। इसके हमारे पास 7 से 8 ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल है, ब्राउन शुगर है, तो उसको यूज करो, मतलब स्टेविया है, हनी है, आपके वो जो नॉन वो क्या कहते हैं उसको, जो ब्राउन शुगर होती है, हाँ वो है, मतलब वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, उनको इस्तेमाल करें। लाइफस्टाइल है ना। हाँ हाँ, लाइफस्टाइल डिसीजन है जो करनी चाहिए। डिसीजन हम लाइफस्टाइल की लेते हैं, लेकिन अभी जरा ब्रेक के बाद हम चलेंगे जी एक ब्रेक की तरफ। आप लोग रहिए और देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। ब्रेक के बाद बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। आई हैव अ फीलिंग। सर जी प्लीज़ मुझे छुट्टी दे देना, देखें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपको पता है मैंने डेंटिस्ट से ना वो ले लिया है। यार आपने पूछे बगैर ले लिया डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट? भाई हमारे मेहमान है, भाई देखिए सामने मेहमान बैठी हुई, हम कैसे आपको छुट्टी दे दें? एक दिन आप देख लेंगे तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी। अरे भाई क्या करूँ, आपके बगैर ये नहीं चल, यू आर द मैनेजर ऑफ द कैफे, हम कैसे आपको छुट्टी दे दें? अभी देखिए बैठी हुई मेहमान, आपने अभी तक इनसे ऑर्डर भी नहीं लिया, जाके ऑर्डर लें, बात करें। मानते हैं ना कि मैं इस कैफे की अरे यार एक तो ये इनकी बातें। सर जी ये है क्या इसके पास, ये है कार क्या रही है? मुझे भी नहीं पता इसके पास क्या है, जरा करीब चलते हैं। चले 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 आप बात करें। वेलकम कैफे चाय टोस्ट होस्ट मैडम, मैं उस कैफे के मैनेजर। सर इधर आके बैठ। जी मैं उधर जा रहा हूँ, आप बैठे। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू आवर कैफे, वेलकम टू आवर कैफे। बात करें, ऑर्डर लें। जी जी बाजी, मैं हूँ झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी इस कैफे के मैनेजर बिजली, मोहल्ले वालों की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास करें और मुझे जल्दी से ही प्लीज़ फ्री कर दें, मैंने सीधा कार जाना है। आज खाने पीने में मुझे खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं तो बस इस इंस्ट्रूमेंट को लेके थोड़ा सीखना चाह रही थी, तो आप मुझे बस हालत से नहीं लगता खाइए बाजी। वैसे आप जो है चाय पियेंगी, मुझे पता था कि हमारा खाने वाले का कोई सिस्टम है ही नहीं। पहली बात तो इन्होंने चाय नहीं बोली, इन्होंने कॉफी बोली। आप जाके अपना काम करें, मैं जब तक इनसे पूछता हूँ इनसे कुछ सवाल। सर जी चाय का मैंने अपने लिए कहा था कि मैं पी लूंगी। आप चाय पियेंगी? जी यार मतलब समझ गया। एनीवे कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप डीनो है? मैं बिल्कुल डीनो, और आप सारा हैं? बिल्कुल सारा हैं। और सारा यूर अ म्यूजिक स्टूडेंट? यस। मतलब क्योंकि मैंने आपको अक्सर देखा है कि आप म्यूजिक यहाँ पे हमारे कैफे में आती हैं और आप जो है म्यूजिक बजा रही होती हैं। हाँ। आप म्यूजिक सुन रही होती हैं। आज आपके पास एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है? आपको पता है ये सारंगी है, और सारंगी बहुत पुराना, पहले 3 साजों में से एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये इतना पुराना इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। सारंगी बिल्कुल। और सारा इस वक्त यहाँ पे आई हुई है, और सारा जो है सारा के साथ हमने सोचा है कि हमारा एक सेगमेंट होना चाहिए हमारे कैफे का, और हमारे शो का एक सेगमेंट होना चाहिए व्हिच इज म्यूजिक मेंटरी, जिसके अंदर जो है हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये तो सारंगी की हम बात कर रहे हैं, और सारंगी इस वक्त आपके हाथ में। थोड़ा सा लोगों को बताइए, हमारे जो चाहने वाले जो देख रहे हैं, कि सारंगी है क्या, और इसकी थोड़ी सी एक मुख्तसर सी हमें बताएं हिस्ट्री क्या है। ओके, सारंगी हमारा बहुत पुराना कल्चरल और फोक इंस्ट्रूमेंट है। और ये इंस्ट्रूमेंट अक्सर लोगों को, जैसे मैंने रिपीट करी अपनी बात, ये लगता है कि ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, पर ये नहीं है। लेकिन इसलिए समझा जाता है क्योंकि जब सारंगी मशहूर हुई तो वो क्लासिकल म्यूजिक से होना शुरू हुई। और जो साइज़ है सारंगी का, ये जो साइज़ है, ये मुझे दिखाएं। ये साइज़ भी बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज़ इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। और आपको पता है ये जो साइज है सारंगी का, ये सबसे बड़ा साइज है। ये सबसे बड़ा साइज है। और सही बिल्कुल। और आपको पता है इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं, वो स्ट्रिंग्स मेलोडिक स्ट्रिंग्स, ये जो आपकी ये वाली स्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग्स बकरे की आंतों से बनी हुई है। बकरे की आंतों से? यस। और वाओ या, और ये जो इसकी जो स्किन है, ये वाली, ये साइड पे, ये तो जो लकड़ी है, ये टॉप पे जो है, ये बकरे की खाल है। ये बकरे की खाल है? बिल्कुल। वाओ, ये बकरे की खाल है जी। देख लीजिए, ये आपको बता रहे हैं कि सारंगी, जो लोग नहीं जानते, जिन्होंने हमेशा सुना है सारंगी का नाम लेकिन जिनको नहीं पता
ये बकरे की आंतों से बनती है, ये टॉप की स्ट्रिंग्स जो हैं, दीज आर एक्चुअल बकरों की आंतें। और यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, जैसे सारा बता रही है, ये बकरे की स्किन है, मतलब उसकी खाल है, बकरे की स्किन है, यंग बकरे की स्किन है। और इसकी लकड़ी भी बड़ी स्पेशल होती है। हाँ, इसकी खास लकड़ी भी खास की लकड़ी होती है, नॉर्मल लकड़ी नहीं। और आपको पता है इसकी जो शेप है, इसकी शेप ये आपको नहीं लगता कि आधी ह्यूमन बॉडी है? फॉर इंस्टेंस जो आप इसका अपर हाँ, अगर इसको इस तरह पकड़े तो ऐसा लगता है बच्चे को आपने पकड़ा हुआ है। दैट्स ट्रू। और इसके अपर पार्ट को कहते भी हेड है। हेड है, हेड कहते हैं। सो देयर इज अ हेड, देयर इज अ नेक, ठीक है, और उसके बाद बेली। ओके, वाओ, बेली। हाँ, ये बेली मेरी बेली जैसी बेली लग रही है, आप देख सकते हैं। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये ह्यूमन वोकल कॉर्ड के सबसे करीब तरीन है। इसका साउंड जो है, इसका साउंड ह्यूमन वोकल, आप जाके देखिए। मैं वैसे बजा नहीं सकता। इसको ऐसे पकड़ेंगे। सॉरी यार, आई फील लाइक आई शुड नॉट बी given responsibility of this thing. इसको आप ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, किस तरह? यहाँ ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, दो फिंगर्स यहाँ और दिखाएं, मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई करें, मैं कोशिश करता हूँ। तो इसको ओके, सो यू होल्ड इट लाइक दिस, दो फिंगर्स ऊपर, ओके, दो फिंगर्स ऊपर और दो फिंगर्स इसके दो अंदर, इस तरह जी। ओह, इंटरेस्टिंग। लेकिन आपने सारंगी उल्टी पकड़ी हुई है। हाँ, ओ, मैं सारंगी, तो क्या खैर है, मैं सारंगी नवाज तो नहीं हूँ ना, लेकिन आपको पता है कि ओके, आई शुडंट डू दिस, ओके, सॉरी, ठीक है। तो आप कह रही हैं कि इसका जो साउंड है वो इंसानों की आवाज के करीबन सबसे करीब है, सबसे करीब है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो होते सुरों पे, अगर आप जो गाना गा रहे हैं वो सुरों पे बेस करता है, तो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें भी सुर ही होते हैं। अच्छा। लेकिन जो इंसान की आवाज के करीब तरीन है वो सारंगी, वो सबसे करीब तरीन यही है। आपको पता है इसमें कितनी स्ट्रिंग्स हैं? कितनी स्ट्रिंग्स है इसमें? आप बताएं, आपने मेरे हाथ से ले तो लिया, गिन के बताएं मुझे। एक सेकंड, 1 2 3 छोड़े, आप नहीं गिन पाएंगे। 35 स्ट्रिंग्स, और गिटार की सिर्फ 6 होती हैं। हाँ, और इसमें 3 मेलोडिक स्ट्रिंग्स हैं। और आपको पता है 35 स्ट्रिंग्स यार, अमेजिंग। और जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बेस है वो उसकी रूट्स अफगानिस्तान में है। ओह, ओके, तो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से रूट्स, ठीक है। और ये इसके आप देख सकते हैं कि दीज आर ऑल द डिफरेंट स्ट्रिंग्स को ट्यून करने के लिए, दिस इज अ होल प्रोसेस। मतलब ये कोई आसान इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये वो वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो आप जो है मतलब गिटार उठाया और जी अब तो आदत सी, ये वो वाला सीन नहीं है। यू हैव टू लर्न दिस, बाकायदा आपको सीखना पड़ता है, बहुत सालों साल सीखना पड़ता है। आपको पता है मैं क्यों सीख रही हूं? लाइक इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर मेहनत की जाती है। और आई मीन सिर्फ ये देख रहा हूँ मैं, खवातीन को, जितने भी हमारे जो खवातीन हज़रात जो देख रहे हैं इस वक्त, हमारे नाजरीन, मैं उनको दिखाना चाहूँगा कि ये देखें, ये जो सिस्टम है ना सिर्फ कोडिंग का, इससे समझ आता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ये है। हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कोई बचा सकता है इसको? मेरे उस्ताद जी को मैंने बुलाया है, इसीलिए बुलाया कि वो ओनली प्लेयर है यहाँ पे पाकिस्तान में कि जो सारंगी बजा सकते हैं और सिखा सकते हैं। उनसे मुलाकात कराएंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये है मेरे उस्ताद जी, उस्ताद अख्तर हुसैन साहब। इनकी मैं बात कर रही थी और इनसे ही मुझे सीखनी है सारंगी। माशाल्लाह। अख्तर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, हमारे शो पे आए, आप हमारे कैफ़े को आपने मतलब 4 चांद लगा दिए आते ही, और कमाल बात है। और पहले तो मैं अब क्या आपसे बात करूं, इतनी सारी बातें हम कर सकते हैं, वैसे तो वक्त पूरा निकल जाए, मैं अगर अख्तर हुसैन साहब के साथ बैठूं तो पूरा शाम निकल जाए हमारी। लेकिन मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि सर के अपना थोड़ा सा बताइए, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, अपने ख़ानदान के बारे में बताइए। माशाल्लाह आपके तो ज़माने से आपके ख़ानदान में ये सारंगी का जो सिलसिला है काफ़ी अरसे से चल रहा है, थोड़ा सा बताइए हमारे जो नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं। वो दादा थे मेरे उस्ताद गुलाम मोहम्मद खान, ठीक है,
हैदराबाद दखन से आए थे हम 62 में। नवाब ज़हीर जंग के साथ महल में मुलाजिम थे, वो पाकिस्तान में आ गए। यहाँ रेडियो लाहौर में उन्होंने जॉब कर ली। वो दुनिया के एक ही आदमी थे वर्ल्ड के साथ, बड़े गुलाम अली खान, नूरजहां मैडम के जो उस्ताद थे, इनके साथ ही रहते थे। अच्छा। उनकी फौतगी के बाद पाकिस्तान आ गए। सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान, अमानत अली, फ़तेह अली, रोशनारा के साथ हो रहे। ये हमारा ख़ानदानी काम है। मैं यहाँ तक जानता हूँ कि उनके दादा भी सरंगी भी आते थे। अच्छा। मेरे दादा के भी जो दादा थे, आपके परदादा, गुलाम हुसैन खान नाम था उनका। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर बाबू खान, फिर गुलाम अहमद खान, फिर मेरे अबू थे, वो गाते भी थे, सरंगी भी आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मेरे 2 बेटे हैं, बिल्कुल, जिनमें से एक गुल मोहम्मद है जो साउंड्स ऑफ कराची में, जो अभी हाल ही में उनका एक इलाही नाम का जो है गाना निकला है जो बड़ा पॉपुलर हुआ है, तो वो भी अब आपकी इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। कोको स्टूडियो में भी काम करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे सवाल ये है, ज़ाहिर है इतने अरसे से आपके ख़ानदान में ये सारा सिलसिला चलता आ रहा है, तो आपके अलावा मैंने किसी और सारंगी नवाज का नहीं सुना, और शायद आप ही एक हैं जो सारंगी को लेकर। मैं एक हूँ। हाँ, 1-2 पाकिस्तान में जूनियर हैं। हाँ हाँ, जो रियाज कर रहे हैं, जो रियाज कर रहे हैं, लेकिन इतने कम क्यों है सारंगी नवाज? ये जी मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। ये ख़ानदानी लोग ही पहले इन चीज़ों को बजाते थे। जैसे सरमंडल हुआ, लोग सारे गाते हैं, सरमंडल 1-2 आदमी मिला सकते हैं। हाँ, तानपुरा वो बिजली वाला चल पड़ा है, इलेक्ट्रिक। हाँ, वो बड़ा होता था तानपुरा, तान को पूरा करता था वो। हाँ हाँ, उसको भी मिलाने में टाइम लगता है, सीखना पड़ता है। बिल्कुल, हर चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। फार्मी कामों की तरफ चले हुए, मसनूई के जिसमें तकलीफ ना हो, दुख ना हो। साची, पाउडर क्यों रखा हुआ है आपने? ये वो नाखून घसते नहीं है। अच्छा, नाखून का इंस्ट्रूमेंट है ना ये, फिर नाखून कट जाते हैं अगर पाउडर ना लगाएं। हाँ, मुझे एक बात बताएं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे बात की कि सारंगी बजाना आसान नहीं है, उसको सीखना आसान नहीं है, इसकी क्या चीज़ें जो बड़ी इसको एक मुश्किल इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं? क्या इसकी कुछ चीज़ें बताएं जिससे लोगों को समझ आए कि ये इतना मुश्किल क्यों है? पहले ये साथ मिला के, ये तरबे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सुररंगी। सुरंगी, सुर में रंग भरने इसलिए। अच्छा, सुर में रंग भरने। सारंगी तो इन्होंने एक अल्फ डाल के उसको सारंगी बना दिया, लेकिन ये सुरंगी है। सुररंगी, सुरंगी 100 कलर, 100 कलर इसमें अच्छा होते हैं। सुर तो 22 हैं, हाँ, लेकिन इसमें 100 सुर भी हैं। अच्छा, जैसे फारसी ज़बान में 100 का मतलब होता है 3, और 3 का फिर सारंगी का मतलब ये हो जाता है कि 3 रंग का इंस्ट्रूमेंट। लेकिन आम जबान में जो आम तौर पर कहा जाता है वो 100 रंगी के 100 रंगों का साज, के इस साज में 100 रंग हैं। ठीक है ठीक है। और इसको आप जैसे इसको मेंटेन करने का भी अगर एक तरीका है आपके, मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि लाहौर के अंदर एक ही साहब हैं जो इसको बनाते हैं, इस पे काम करते हैं, और जैसे कि अभी आपने हाल ही में ही बनवाया है, ये उनसे बनवाया है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बनवाया। और इसके अलावा आपको नहीं पता, ये मैं जानता हूँ कि उस्ताद जी के बेटे को मैं बड़ा अच्छा जानता हूँ, तो उसने एक ज़माने में मुझसे दिखाया था एक 100 साल पुराना सारंगी जो आपके ख़ानदान में कितने अरसे से पास डाउन हो रहा है, 100 साल, उसकी तो आवाज़ ही कुछ और है। वो मेरे दादा की सारंगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये 5-10 साल लग जाएंगे इसको वहाँ तक आने में। मुझे एक बात है अख्तर हुसैन साहब के, जब आपने शुरू की सारंगी बजाना, ज़ाहिर अपने वालिद साहब से सीखना शुरू किया साहिब जी, तो बिजली भी आ गई, हमारी बिजली है, पहले तो आप ऑर्डर ले लें, इतने बड़े उस्ताद आए हमारे आज कैफे में। नहीं, इनकी ना सारंगी है, क्या है ये? सारंगी है ना, सुन के मैं बड़ी इंस्पायर हुई। सर जी आपने बड़ा चंगा बजाया। सर हमारे मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग जो है ना ये सारंगी बजाते हैं, लेकिन मसला ये उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है सर जी। प्लेटफॉर्म उनको वो बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन बस वो गली मोहल्ला में बैठ के बजा के ना उस चीज़ को उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन जैसे हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि ये बड़ी नायाब व पायदार चीज़ें हैं जो बहुत पुराने ज़माने से हमारे बुज़ुर्गों से चली आ रही हैं। तो सर जी आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे ये आप इसको परफॉर्म करें और इस चीज़ को ख़त्म ना होने दें, और हर म्यूज़िक पे जैसे इतने बड़े बड़े शोज़ होते हैं वहाँ पे तो इसको यूज़ कर सकते हैं ना? जी वो पहले गायक गवैये थे, ख़ानदानी लोग, वो इन साज़ों से बगैर नहीं गाते थे। जैसे मेहदी हसन साहब हैं, बड़े गुलाम सलामत अली खान, बड़े गुलाम अली खान, उमैद अली खान साहब। अब जो अनसीखे लोग हैं वो सिर्फ तमाशा ही करते हैं। तमाशा मैं माजरत से बात करूंगा,
मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये हमारा म्यूज़िक, जो हमारा म्यूज़िक है ना, हमारा अपना पाकिस्तानी म्यूज़िक है जो, जी जी, इसकी दुनिया में हवा है। ये कितना भी बड़ा अच्छा हो प्लेयर, ये छा जाता है उसके ऊपर। ये बराए करम आप लोग सीख के करें। बिल्कुल, मैं मशवरा देता हूँ। जिंदगी का तो कोई पता ही नहीं, हम भी अभी आखिरी लम्हों में हैं। अरे नहीं, हम कहते हैं कि कोई बात, हमारी दुआ है समझा जाए कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और आपको, आपके बेटों को इतनी माशाल्लाह और लंबी उम्र दे और वो आपके सिलसिले को आगे बढ़ाएं, अपने भी बच्चों के बच्चों को इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहे। जानिस अख्तर हुसैन साहब, ज़ाहिर है अभी हमारा ये वक्त थोड़ा सा अब ख़त्म हो चुका है, हम कुछ और भी आपके ज़रिए कुछ सुनना चाहेंगे। देखिए अब आप आए हैं तो हम कुछ सुनेंगे तो ज़रूर। सुनने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सारंगी ख़त्म ऐसे नहीं हो, ऐसे हम रोक सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को इंडेंजर्ड स्पीशी होने से कि उस्ताद जी सिखाते हैं, नापा में म्यूजिक सिखाते हैं। अच्छा। और उस्ताद जी तो ये कहेंगे कि कोई भी आके सीख सकता है, बिल्कुल, किसी उम्र का, किसी जेंडर का, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किसी तरह की। उस्ताद जी बैठे हैं सिखाने के लिए, हम ही लोग हैं जो इसको जिंदा रखेंगे। जैसे मुझे सीखना है अब तो मुझे उस्ताद जी बिल्कुल नापा जाइए, अख्तर हुसैन साहब से रब्ता कीजिए, ये कराची में हैं, इनसे रब्ता कीजिए और ज़रूर जाके इस खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाएं और सीखें। बिल्कुल, और हम लोग अब आपको बोलेंगे कि अख्तर हुसैन साहब ये सकाफत आप सुनाइए, कुछ सुनाइए हमें प्लीज। There's death happening in the musicians' folk world, in the dancers' folk world. अपनी आने वाली नस्लों को सिर्फ किताबों में दिखाएंगे कि ये सारंगी होती थी और ये आखिरी सारंगी नवाज था हमारे मुल्क का। जब मेहर और मोहब्बत खत्म होता है तो क्या मौसीकी के एहसास है। हम प्यार के भूखे प्यासे थे, हम सच्चे थे जब हम कुत्ते थे। रक्स भरा हुआ है, मेलोडी भरी हुई है, क्योंकि यहाँ के सिस्टम, रीतें, रस्में उसे रोक रही हैं। हमारे मुल्क के आखिरी सरिंदा प्लेयर रह गए। अब इनको भी अगर हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया तो हम ज्यादती करेंगे अपनी सकाफत के साथ। जी वेलकम बैक। अभी आपने देखा दिस वंडरफुल डॉक्यूमेंट्री दैट इज़ जिसका ट्रेलर लॉन्च अभी हमने हुआ भी था हाल ही में और हमने आपको अभी ट्रेलर भी दिखाया है और बड़ी खूबसूरत सी बड़ा मज़ेदार एक माहौल है इस डॉक्यूमेंट्री का, क्योंकि अक्सर हम बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे मुल्क में, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ से निकली जा रही हैं लेकिन हम उनको पकड़ नहीं रहे, उनको ओन नहीं कर रहे। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हम उस चीज़ को नज़र देखते हैं और उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और इस वक्त जो उस डॉक्यूमेंट्री के जो हमारे पास जो डायरेक्टर हैं
वो मौजूद हैं। जवाद शरीफ, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू आवर कैफे। थैंक और यू। तुम क्या खड़ी हुई हर वक्त मुस्कुराती हो? इनसे ऑर्डर तो लो यार। मैं आपकी बात खत्म हो गई तो शुरू करूंगी या बीच में से अपनी ट्रेंड स्टार्ट कर दूं? खैबर में ऐसा नहीं निकलती। प्लीज ऑर्डर ले लें। बिजली सर जी, मैं हूँ झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजली, इस कैफे की जान, मोहल्ले वाले की शान। इतने प्यार से तुमने कभी किसी को नहीं बोला ये गुड लुकिंग है? और मेरे लिए तो कॉफी भी नहीं लेकर आई अभी तक आप। तुम और आप, ठीक है, मैं भी दोनों सही करूंगी आपके। सर जी, बिजली आप तो बिल्कुल आप दिख नहीं रही। चले ये सही, किसी ने सच बोला है। ओके चले। देखा, लग रही है ना हीरोइन वो अपनी नेक्स्ट में। अच्छा चल, तो इसमें कुछ मिलेगा भी या ऐसे ही है? सब मिलेगा। आप सिर्फ ऑर्डर करें, आपके लिए तो ऑर्डर ही ऑर्डर है। लाइन मैं खुद ही ले आती हूँ, सोचे मत। ओके चले। कॉफी चाहिए वैसे? बिल्कुल कॉफी चाहिए इनको। बट जवाद, वेलकम टू द कैफे। अभी हमने देखा ट्रेलर फॉर इंडस ब्लूज। हमें थोड़ा सा एक आइडिया तो हुआ है कि डॉक्यूमेंट्री किस चीज़ के बारे में, और अभी थोड़ी देर पहले उस्ताद अख्तर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, सारंगी नवाज। तो वो ऐसे लोगों को देख के हमें और महसूस होती है जो फीलिंग इस डॉक्यूमेंट्री से आ रही है। पर हम लोग ये इस बारे में बात करेंगे, बट मुख्तसर सा लोगों को बताइए कि व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट्री अबाउट? सो इट्स बेसिकली अबाउट जो इंडेंजर्ड जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके हवाले से है। एंड इट्स नॉट अबाउट सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के हवाले से। ये बेसिकली जो है इंस्ट्रूमेंट जो बनाने वाला जो क्राफ्ट्समैन है, तो उसको भी हमने फॉलो किया, उसकी स्टोरी को भी फॉलो किया, उसको बड़ा फोकस किया। और जो आई एम सो सॉरी, हम लोग इस बारे में बात करेंगे। हमें ब्रेक पे जाना है क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम था, तो हम ब्रेक पे चलते हैं। बट वी विल कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सच एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो अभी होने वाली है, तो प्लीज जो लोग हमें देख रहे हैं कहीं में चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चाय टोस्टर होस्ट। मैं आपका होस्ट डीनो अली आपके सामने मौजूद, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जवाद शरीफ, हु इज़ द डायरेक्टर फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड इंडस ब्लूज। इंडस ब्लूज एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो म्यूजिशियंस की डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री दैट इज़ फॉर म्यूजिशियन, इट्स बाय समवन हु लव्स म्यूजिक। तो जवाद, अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रेलर दिखाया था ब्रेक पे जाने से पहले, तो ट्रेलर से मुझे जो फील आती है कि ये एक्सप्लोर करिए एक म्यूजिशियन की लाइफ कि उन पार्ट्स को जो अक्सर हमें नज़र नहीं आते। मतलब कि म्यूजिशियन की क्या स्ट्रगल्स होती हैं, क्या तकलीफ़ें, क्या उसके ख़यालात, क्या मसले मसाइल। आप मुझे बताएं कि जब आपने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया, जब इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आप गए और आपने शुरू किया पूरा ये सिलसिला, व्हाट आर द थिंग्स दैट टुक यू बाय सरप्राइज, या कोई चीज़ें जिनको आपने सुन के, स्टोरियाँ सुन के आपने कहा यार मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? आई वुड से आई मीन कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिस वक्त हमने इसका प्रोसेस शुरू किया तो हमारा नैरेटिव ऐसे नहीं था। नैरेटिव हमारा ड्यूरिंग प्रोसेस जो है ना वो इवॉल्व हुआ, क्योंकि इट्स मोर लाइक सिनेमा वेरिटे, ये ऑब्जर्वेशनल सिनेमा है। तो इसमें आप जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उसी तरह आपका नैरेटिव बन रहा होता है। तो वन ऑफ द थिंग वाज जो कि काफ़ी ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा आप ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं और रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, इट इज़ के म्यूज़िक इज़ फॉरबिडन। म्यूजिक इज़ फॉरबिडन, यस, कि म्यूजिक चीज़ अच्छी नहीं है, म्यूजिक चीज़ अच्छी नहीं है। तो वो वाली जो चीज़ थी ना, वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग एलिमेंट था। उस हवाले से लोग अभी भी म्यूजिक को पसंद नहीं करते और ऑन नहीं करते उसको, मतलब उस कल्चर को जो है ना वो हम ऑन नहीं कर रहे अभी तक। तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग। उसके अलावा जो दूसरा जो उसके अंदर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि हम जिन एरियाज़ में गए, हमने तकरीबन ओवरऑल जो है हमने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से लेके और पंजाब और KPK और इंटीरियर सिंध, हमने सारे जो हमने इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे उन सबको हमने शूट किया। आपने मतलब सारे ही सूबे आपने कवर किए? हाँ, मतलब वो सारे ऑलमोस्ट हमने जो है ना, और उसमें जो हमारा था कि जो इंडेंजर्ड है, आई मीन कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, लेकिन जो था कि जिसको बजाने वाला कोई एक बंदा है और जिसको बनाने वाला जो है वो शायद कोई भी नहीं रहा। अच्छा, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो ऐसे थे जिनको हम कैप्चर ही नहीं कर सके, ना उसको बनाने वाला कोई रहा, ना उसको बजाने वाला कोई रहा। जैसे कि कोई एग्जांपल दें? फॉर एग्जांपल आप सरिंदा KPK में, अब सरिंदे को सिर्फ देयर इज़ वन पर्सन, एक है इजाज़ सरहदी साहब हैं जो उसको बजाते हैं, इजाज़ सरहदी, और उसको बनाने वाला कोई नहीं, मतलब वही बजाते हैं, वही इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला कोई नहीं। अच्छा, ठीक। फिर जो दूसरा चैलेंज वो कह रहे हैं, वो जो हमारी अभी न्यू जनरेशन है ना, वो उसको आगे उस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रही। इवन उनका अपना बेटा, तो ही इज़ लाइक मोर इंटरेस्टेड इन सैक्सोफोन, वो सैक्सोफोन सीख रहा है, वो सैक्सोफोन बजा रहा है। हाँ, वो कहता है कि मैंने सरिंदा नहीं सीखना, जब मुझे बुलाता नहीं है कोई सुनता नहीं है, तो देयर इज़ नो पॉइंट। मेरा क्वेश्चन है, आपने कौन कौन से
इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए हैं अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में? अच्छा, बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमने 9 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो बेसिकली गिलगित बल्दिस्तान में हमने कवर किया चारदा, ठीक है। फिर हमने केपीके में कवर किया सरिंदा, ठीक है। फिर हमने जो है वो बलूचिस्तान में हमने जाके शूट किया, डेरा बुगटी के अंदर उस्ताद सच्चू खान है, सरोज, ठीक है। सरोज एक हाँ बड़ा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है, बल्कि अभी वो उस्ताद साहब बजा रहे थे तो वो भी वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। सरोज, सारंदा और ये सारंगी एक ही फैमिली के हैं, जैसे किसी एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हों। और कौन कौन? और फिर उसके बाद जो है हमने रांती, रहीम यार खान में रांती को हमने कवर किया, अलगोज़ा हमने कवर किया, बोरिंदो। अब बोरिंदो जो है दैट हाँ बोरिंदो इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, वो विंड इंस्ट्रूमेंट है, वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है और उसकी हिस्ट्री जो पाकिस्तान में वो ये है कि मोनजोदारो से मिला है। अच्छा। और बोरिंदो के भी प्लेयर्स नहीं हैं उस तरह से, मतलब एक फ़कीर सा ही हैं, लाइक ही इज़ द ओनली वन जो उसको बजा रहे हैं, और बनाने वाला भी एक बंदा बच्चा है उसका। अच्छा, वाओ। तो ये मतलब मुझे एक बात बताएं कि जब आप इन म्यूजिशियन से मिले जिनके मतलब वो एक ही है जो बजाने वाला है और उसका इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला कोई नहीं है, तो किस तरह की मतलब व्हाट वाज देयर फीलिंग, उनकी क्या फीलिंग्स थी या क्या जज्बात थे जब आप गए उनके पास, उनसे आपने ये पूछी बातें, तो क्या उनका क्या रिएक्शन था इस बात पे, या क्या उन्होंने क्या बताया आपको? अच्छा, बेसिकली जो रिएक्शन था, जैसे अभी लाहौर में हमने सरंगी मेकर हैं उस्ताद ज़ियाउद्दीन, बिल्कुल ठीक है, हमने उनको शूट किया। अब ही इज़ अबाउट 70 ईयर्स राइट। तो वो रिएक्शन जो है ना वो ये था कि उसके अंदर वो एक होपलेसनेस थी कि मेरे बाद क्या मेरे बाद क्या, और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस फ़न को दे दी, इस साज को दे दी, लेकिन मुझे उसका मिला क्या, मतलब हाँ अभी भी मैं इस छोटी सी दुकान में बैठा हूँ और अभी भी मैं बजा रहा हूँ। पहले ये होता था कि जो साज था उसका ऑर्डर आ जाता था, साल में हम जो है वो कुछ बना देते थे 5-6, ठीक है, लेकिन उसके बाद से जो है ना वो साज बनना भी बंद हो गया। अब कोई कहते हैं कि 3-4 साल बाद कोई एक सरंगी का ऑर्डर आ जाए तो आ जाए। अच्छा, इस तरह के मसले मुझे एक बात बताएं, अब ज़ाहिर है आपने हमारे तमाम सूबों को कवर किया है, आप बहुत आगे तक गए हैं, सिर्फ आपने मेजर सिटीज़ नहीं, आप अंदर भी गए हैं, बहुत वैलीज़ और चीज़ जगहों पे आप गए हैं, और आपकी डॉक्यूमेंट्री जब इंशाल्लाह लोग देखेंगे इंडस ब्लूज़ तो उनको एहसास होगा कि आपने कितनी इसमें वास्ट जर्नी की आपने। व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द जर्नी? आप जब इस जर्नी पे निकले, जब आप इस सफ़र पे निकले और आपने मुख्तलिफ जगहें देखी हमारे सूबों की, तो आपका फेवरेट पार्ट क्या था? कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी जर्नी या कोई ऐसी मुलाकात जिसमें आपने कहा यार ये मज़ेदार? असल में आप मेरे से पूछते हैं तो मेरे तो सारे पार्ट फेवरेट थे, और वन दैट वाज वेरी मेमोरेबल, और जो ऑब्जेक्टिव था ना वो भी ये था कि हमने जो है ना जो पाकिस्तान की जो एक कल्चर डाइवर्सिटी है उसको भी हमने सेलिब्रेट करना है, उसको भी जो कलर्स हैं उनको भी सेलिब्रेट करना है। लेकिन अगर दैट वन पार्ट वो आप मेरे से पूछते हैं तो इट वाज बलूचिस्तान में जो हमने डेरा बुगटी में सुई में जाके शूट किया उस्ताद सच्चू खान को, तो वो जो हॉस्पिटैलिटी थी और जिस तरह उन्होंने वेलकम किया, और फिर जो एक वो प्री माइंडसेट था हमारा कि पता नहीं क्या होगा, ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो इट वाज नॉट लाइक दैट। आई मीन कि हाँ वो मतलब बहुत उनकी हॉस्पिटैलिटी थी। देयर वर अदर इश्यूज लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। और वो जो इंस्ट्रूमेंट था जो उसमें वो दर्द था ना, वो जो बलूचिस्तान के अंदर वो बजा रहे थे और वो जो दर्द था वो आई थिंक दैट वाज वो मुझे उसने टच किया। इट्स अमेजिंग। और बिल्कुल जी, इंडस ब्लूज इज अ डॉक्यूमेंट्री। जवाद शरीफ इज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, ही इज द डायरेक्टर ऑफ दिस न्यू डॉक्यूमेंट्री व्हिच इज कॉल्ड इंडस ब्लूज, जिसकी आज हम बात करें। हमारा सेगमेंट है, सारा हमारे साथ मौजूद है। हमारे सेगमेंट का नाम है म्यूजिक मेंट्री, जिसके अंदर हर हफ्ते म्यूजिक इवेंट्री के अंदर हम कुछ नया लाएंगे। हर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिस पे हम बात करेंगे, कोई नया इंस्ट्रूमेंट होगा जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं या अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं या कोई आप हमें राय दे सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी, जिस तरह जवाद ने ये सिलसिला उठाया और इस चीज़ को लेके चले हैं कि वी नीड टू शोकेस एंड ओन आवर म्यूज़िक, उसी तरह हम यहाँ चाय टोस्ट और होस्ट में हमने एक छोटी सी कोशिश की है म्यूज़िक मेंट्री के ज़रिए कि हम एक तो एजुकेट भी करें हमारे बच्चों को हमारी अपनी म्यूज़िक के बारे में, और दूसरा कि हम लोग जो है हम भी शोकेस करें हमारी म्यूज़िक, हमारी मौसीकी को। जवाद, अब मेरा अगला सवाल ये है कि वेयर डू यू सी
दिस इज़ अ वेरी वास्ट क्वेश्चन, वैसे तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने इतना म्यूज़िक सुन भी लिया और इतना आपने म्यूज़िक देख भी लिया है, और पाकिस्तान की म्यूज़िक की जो इस वक्त हालत हुई हुई है आपने उसको बड़े गौर से भी देखा है। Where do you see the music industry in Pakistan going? Where do you see our music going? क्या लगता है आपको? आई थिंक कि देखें जो विथ टाइम जो है ना वो इंडस्ट्री इवॉल्व तो होती है, जो कि इस वक्त हो रही है, बट द थिंग इज़ कि हमें जो हमारी रूट्स हैं ना उनको मेरा ख्याल है कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अब हो ये रहा है कि हम जो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे बेसिकली जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम जो है वो डिसऑन करते जा रहे हैं, और अब सारा इलेक्ट्रिक होता जा रहा है। तो अब वो जो है ना वो वाली चीज़ जो है ना वो उसके अंदर काफ़ी जो है वो मिसिंग है, वो वाला एलिमेंट। We need to get back to the roots. Yes, get back to the roots। हमें उसको ऑन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब वो सरंगी वाले साहब थे, वो कहते हैं कि हम लोग उसको ऑन नहीं करते, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं यूरोप अमेरिका, तो उधर ये जो है वो इनको ऑन किया जा रहा है। उधर जो है वो सरंगी और उधर सितार और क्या बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं उधर। यू नो व्हाट, आई होप कि आपकी जो एफर्ट आपने की है, जो आपने मेहनत की है, इंशाल्लाह लोग बहुत पसंद करेंगे, मुझे ये उम्मीद है, और लोग इससे सीखेंगे बहुत कुछ इंशाल्लाह। एंड आई होप कि हमारे यंग लोग जो हैं इस डॉक्यूमेंट्री को देखें, सीखें, जानें हमारे म्यूजिक के बारे में, मौसीकी के बारे में। सवाल है, एंड हमारे पास टाइम नहीं है, वी डोंट हैव अ टाइम सारा, बट जवाद बहुत बहुत शुक्रिया, यू टुक टाइम टू कम हियर, मैं शेयर योर थॉट्स। सिर्फ एक छोटी सी बिल्कुल जल्दी से, बिकॉज़ वी हैव, ठीक है, मैं इसमें एक्चुअली अपनी टीम को और जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं मैं उनको अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ। बेसिकली फेस फाउंडेशन ऑफ आर्ट कल्चर एंड एजुकेशन, मैसिव शाउट आउट टू फेस बाय द वे, आई मीन वो म्यूज़िक के ऊपर काम कर रहे हैं, और बाइपोलर फिल्म से इनका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था। फिर मेरे साथ प्रोजेक्ट में अरीब अज़हर थे, क्रिएटिव प्रोड्यूसर। हाँ, सो उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है प्रोजेक्ट के अंदर। फिर साथ में मेरी टीम में असमत बशीर थे, सिनेमाटोग्राफर, हारून रियाज थे, और बाकी जो सब लोग थे, मतलब ये उन सब की एफर्ट से जो है ये हमने ये फिल्म बनाई है, और इट टुक अस अबाउट लाइक मोर देन 3 years टू फिनिश दिस फिल्म। वाओ, but you know it's out now. Yes. So it's all here. But Jawad, thank you so much. I wish you the best of luck. Thank you so much. जवाद शरीफ हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर ऑफ इंडस ब्लूज। इसी के साथ जाएंगे हम ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और अब म्यूजिक से हटके कुछ और बातें होंगी, तो कहीं में जाइए, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। We'll be right back after this short break. Alright जी, वेलकम बैक, और आप लोग देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट, और ये हमारा सेगमेंट है माइटी मॉम्स। जितनी भी जो मॉम्स हैं, जो मदर्स हैं, जो हमारे सेगमेंट बड़े शौक से देखती हैं, हम हर दफ़ा उनको कुछ ना कुछ नया ला के दिखाते हैं, और कुछ ना कुछ एक थोड़ी सी एडवाइस मिलती है उनको, सम सॉर्ट ऑफ इंसाइट ऑन हाउ दे कैन मेक देयर लाइव्स बेटर फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर चिल्ड्रन। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कैफ़े में आई हुई सदफ। कैसी हैं सदफ, आप ठीक हैं? खैरियत से? आप यार ऑर्डर कब लेंगे आप? सर मैं उस वक्त लूँगी जब आपका टेप रिकॉर्डर बंद होगा। वेलकम कैफ़े चाय टोस्टर होस्ट मैम। मैं हूँ इस कैफ़े की मैनेजर बिजली, झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी, महल्ले वालों की शान, इस कैफ़े की जान। मुझे ऑर्डर पास करें और जल्दी से फ्री करें, जो नहीं हो सकता। नहीं, आप फ्री हो जाएंगे। बिजली, मुझे तो आप कुछ शुगर फ्री ला दें। शुगर फ्री? बाजी क्या हो गया बाजी, 4-5 चम्मच तो मैं जब तक चाय में ना डालूं तो मजा ही नहीं आता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने शुगर फ्री ऑप्शन मांगा है। जी कोई मजे वाली बात नहीं है, चक्कर आते हैं बंदे को। अगर शुगर लो हो जाए ना, आपका लेवल कम हो जाए शुगर का, तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आप लोग बेहोश होने लग जाते हैं। एक काम करें, आप एक चक्कर लगाएं, आप इनके लिए शुगर फ्री ले आएं, और कुछ ना करें आप। मैंने फिर चक्कर काटनी है, फिर याद रखिएगा सारा। That's wonderful, sugar free। तो ये sugar free, do you have this thing added into your diet? आप sugar free अपनी डाइट का हिस्सा बनाया हुआ आपने? क्योंकि यार शुगर इज़ लाइक पॉइजन टू अस, मेरे दिमाग में तो यही है। और लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे अपने बच्चों के साथ मैनेज करना। अच्छा। कि मैं उनकी किस तरह से शुगर इनटेक कम करूं। अपने लिए तो मैं कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम एन एडल्ट, आई नो कि किस तरह से मुझे करना है, लेकिन एज फार एज माई चिल्ड्रन आर कंसर्न, तो उनके हिसाब से मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ, उनके किस तरह से शुगर इनटेक को कंट्रोल करूँ। नहीं बिल्कुल जाहिर है, ये एक बड़ा मसला भी, हम शुरू में भी शो के यही बात करते थे कि ज़ाहिर बच्चे ज़िद भी करते हैं, फिर बच्चे ज़िद नहीं करते तो जो बाकी रिश्तेदार हैं वो ज़िद करते हैं कि क्या हो गया, बच्चा है खिला दो। तो हम प्रेशर में आके बच्चे को मीठा खिला देते हैं, और ज़ाहिर है हम अक्सर ये होता है कि
यू नो प्रेशर की वजह से, और अक्सर ये भी होता है कि एक चीज़ चलती चल रही है तो उसको चलने दो, रोको फिर वो होता है ना घर में जैसे के लोग होते हैं जो आपसे बड़े होते हैं, दे लाइक कि नहीं दे दो कोई बात नहीं, बच्चा है मांग रहा है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो इसके नुकसानात हैं, वो बच्चों को तो नहीं पता है। बिल्कुल नहीं, मेंटल भी है और साइकोलॉजिकली भी है और फिजिकल तो है ही है। फिजिकल तो मतलब तो आप इसको किस तरह टैकल कर रही हैं? हाउ आर यू टैकलिंग दिस? आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू टैकल। हां, जस्ट हेल्प मी आउट कि मैं किस तरह से टैकल करूं। वेल आई मीन आप ये कर सकते हैं कि ऑब्वियसली यू कैन सप्लीमेंट द शुगर इन सम अदर वे, प्योर शुगर से हट के कुछ और कर सकते हैं, जिस तरह हमने अभी ये थोड़ी देर पहले बात की थी। यू कैन गो फॉर मोर healthy sugars like fruits, we can go towards fruits, or we can go towards you know honey or other kind of मीठे के जो supplements होते हैं उसको हम कर सकते हैं। There's so many different ways to do that, and you know ये भी होता है कि हम लोग टेबल स्पून जितने डालते हैं शुगर का उसको कम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें करके शुरुआत इस तरह करें ताकि उस चीज को। लेकिन बच्चों को किस तरह से मैं इस पे नजर रखूं? अपने लिए तो मैं well, maybe you could what you could do is कि I believe कि बच्चे जो है ना, ठीक है अगर आपने उनको ट्रीट देनी है तो that's fine, but maybe give them a treat when maybe a little less than usual। जैसे कि अगर हम दिन में बच्चे को अगर हमने चलते फिरते लेट्स से एक बार ऑफ चॉकलेट दे दी है तो हम उसको कम कर सकते हैं, we can give them a little bit, you know, इस तरह की चीज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। बट मैं चाहूँगा कि मैं नसीब और बिजली को दोबारा इनवाइट करूँ ताकि वो आके फिर इस डिस्कशन का हिस्सा बने। नसीब आ गए इधर आए ना यार। ओके, ये सदफ है, शी इज अ माइटी मॉम। अस्सलाम वालेकुम जी, नसीब खान। और ये नसीब खान है हमारे बड़े जिसके ट्रस्टी साथी, साथ ही बैठ जाए। नसीब, तो ये बताइए, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि शुगर को किस तरह टैकल करें, बच्चों को किस तरह शुगर कम दें, किस तरह इस चीज को हैंडल करें, बताएं कुछ। वो अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बड़े तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, समझते हैं ना। मैं भी जब इनको बता रहा था, मैं भी छोटा था तो समझ नहीं आता था कि ये क्यों मना कर रहे हैं मुझे। हाँ, अब जब दांत में बेचारे दांत रहे नहीं है, अब वो होल्स हो गए, तो अब होता है कि यार काश मैंने कम मीठा खाया होता। बच्चों को डरा सकते हैं, पता है, डरा सकते हैं। हाँ, डराने को कोई नहीं कह रहा। बच्चों को ऐसा डराओ, उनको ना मेरी दांतों की फोटो दिखा दो और बोला बड़ी हो कि तुम्हारा नसीब खान जैसा दांत हो जाएगा, फिर बताओ और खाओगे मीठा। दांत की शक्ल दिखा दें, वैसे भी डर जाएंगे। हाँ, डराना काम है ना आपका, और कहना डरा दो उनको, देखना वो मीठा नहीं खाएंगे। नहीं मामा मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट। बट यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू वेट फॉर बिजली टू कम, एंड वो आई थिंक आपका ऑर्डर ही लेने गई है। लेकिन हमारे पास एक मजेदार गेम है जो हम आपके साथ खेलना चाहेंगे। गेस शुगर कितनी होगी इन आइटम्स में, हम गेस करेंगे। आप भी इस गेम का हिस्सा बन सकते हैं, अगर आप चाहें आप भी गेस कर सकते हैं। मेरे इस डब्बे के अंदर मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों के पीछे की तरफ एक शुगर का पैकेट लगा है, तो आपको बताना है कि इसमें कितनी टेबल स्पून, टी स्पून शुगर हो सकती है। तैयार हैं आप? ओके, चलें, इससे पता चलेगा ना कि मॉम्स को भी कितना आइडिया है कि कितनी शुगर हो सकती है। विल सी, मुझे भी पता चलेगा। सो इस आइटम के अंदर कितनी शुगर होगी? इसमें चिप्स का पैकेट, चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है। ज्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। कितनी होगी अंदाजन? टीस्पून। कितनी टीस्पून? 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून मेरे हिसाब से तकरीबन 25 होगी इसमें। 25 मैंने कहा ज्यादा बोलो सही जवाब होगा। ओके, चले, ओके, मैं आपने 25 का, आपने 2 टेबलस्पून का। इट हैज 10 टीस्पून्स ऑफ शुगर, सो दैट्स अ लॉट। ओके, सो अब हम चलेंगे, नेक्स्ट आइटम वी हैव इज केचप। ओके, सो केचप में कितने टीस्पून शुगर होगी, क्या कहते हैं आप? केचप इसमें तो काफी ज्यादा होगी। कितनी होगी अंदाज़न? हाफ कप तो होगी। हाफ कप। ओके, सो दिस इज आप क्या कहते हैं? मैं भी तकरीबन इतना ही कहता हूं। ओके, मैं 5 टीस्पून। ये तो कम है ना? कम है, इसमें 5 टीस्पून। रियली? क्योंकि इतना मीठा होता है ये, बच्चे कुछ शौक से खाते हैं। कुछ खास ब्रांड्स ऐसा करते हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। बच्चों की तो फेवरेट है ये। ओके, सो दिस इज चॉकलेट मिल्क। चॉकलेट मिल्क तो दूध कम है, इसमें सिर्फ चीनी है, पूरा ग्लास चीनी का होना है। ठीक है, क्या कहते हैं आप? चॉकलेट मिल्क 6 टेबलस्पून। 6 टेबलस्पून। 16 टेबलस्पून। मैं 10 जरा ऐड कर दे। 2 टीस्पून्स। यार मैं नहीं मानता। व्हाट? आई एम बीइंग सीरियस। ये नहीं हो सकती। यार देखिए, मेरी रिसर्च टीम में रिसर्च की है, मैं झूठ नहीं कह रहा। आइडिया है। अगर आप लोगों को लगता है मैं गलत कह रहा हूं तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं गलत कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं या हमारे कोई गलती है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू प्रोड्यूसर, हम कहां जा रहे हैं? न्यूट्रिशन नेस की तरफ हम जाएंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। सो कहीं में जाइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright जी, वेलकम बैक टू चाय टोस्टर होस्ट। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट
क्योंकि देखिए हमें तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज है कि शुगर क्या है, शुगर कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, आपकी डाइट में शुगर का कितना रोल है, बुरा रोल है, अच्छा रोल है, ये सब बातें तो देखें हमें मुख्तसर से ये चीज़ें पता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, बट वो नहीं अगर एक्चुअल न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको गाइड कर सकें, बता सकें, तो सिलसिला अच्छा हो जाता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक एक्चुअल न्यूट्रिशनिस्ट विच इज़ सना असफर हमारे साथ मौजूद है। कैसी मैम आप ठीक हैं? और इस वक्त ज़ाहिर है हमारी माइटी मॉम सदफ भी इंतज़ार ही यही कर रही थी कि आए और हमें प्रॉपर सवालात हम करें और हमें नॉलेज मिले। तो सना अब पहले तो ये सवाल मेरा ये है कि व्हाट इज शुगर, अगर हम शुगर की तरफ आते हैं व्हाट इज शुगर? जब हम शुगर की बात करते हैं हम सबके जहन में सिर्फ प्लेन वाइट टेबल शुगर का ख्याल आता है, राइट? और हम देख रहे होते हैं ग्रोसरी जब हम करने जाते हैं लोग थैलों के थैले भर रहे होते हैं अपनी ग्रोसरीज में वाइट शुगर से, विच इज एक्चुअली अ पॉइजन, सीरियसली पॉइजन। बिल्कुल। और बिजली को तो जरूरत है आपकी एडवाइस की, क्योंकि बिजली के मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि इतनी अमाउंट ऑफ शुगर लोग कैसे खा लेते हैं पूरे महीने में भी। लेकिन बाजी आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ लोग अगर शुगर नहीं खाएंगे तो फिर उनकी बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाता है, फिर ये मसले होते हैं कि उनको चक्कर आते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं, उनकी हालत खराब हो, तो वो उतनी क्वांटिटी में वो शुगर खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी तो है ना, हम एकदम से तो हर चीज़ को नहीं छोड़ सकते। देखिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में शुगर की दो तरह की किस्म होती है, एक प्लेन शुगर्स होती है, एक नेचुरल शुगर्स होती है। ठीक है, हम नेचुरल चीज़ों की तरफ चल जाएं जो अल्लाह ने कुदरती तौर पर बनाई हुई है। जो ये सफ़ेद चीनी आती है ये पॉलिश हो जाती है, जिसकी वजह से हम जब इसको खाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से शुगर लेवल बढ़ाती है और फिर ये आगे जाके हम फैट में कन्वर्ट होती है और हम डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ वगैरह हो सकता है, राइट? अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है नेचुरल ऑप्शंस, जैसे कि असली शहद, ठीक है, खजूरें, फ्रूट्स, फल, और इसके अलावा ब्राउन शुगर या केन शुगर, सही है। बाहर के मुल्कों में बहुत इसके अलावा ऑप्शन है, 100% प्योर मेपल सिरप है, कोकोनट शुगर्स हैं, बहुत सी ऑप्शन है, बट पाकिस्तान में करेंटली ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। मज़े की बात ये है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो एक रिकमेंडेशन रखी है, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान पूरे दिन में मर्द 9 टीस्पून यानी 35 ग्राम ऑफ शुगर से ज़्यादा नहीं ले सकता। लेकिन ये जो आप फिगर बता रही हैं क्या ये बच्चों और औरतों को भी? ये सिर्फ मैंने मर्दों की बात की, हेल्दी मर्दों की, हेल्दी खवातीन ओनली 6 टीस्पून, राइट? व्हाट अबाउट किड्स? ऑफ कोर्स 3 to 4 टीस्पून ऑफ शुगर्स। अच्छा, अब इसमें मैं एज अ डाइटिशियन बोलूँगी यू शुड स्विच दोज 9 और 6 टीस्पून ऑफ शुगर्स इनटू अ हेल्दी ऑप्शन। ठीक है, आप अगर हेल्दी ऑप्शंस की तरफ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर आप अनहेल्दी की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ खराब। शुगर का मेरा सवाल है कि शुगर आपके ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म को हर चीज़ अफेक्ट करती है, चाहे वो शुगर हो या कुछ और हो। शुगर आपके मेटाबॉलिज्म को किस तरह का अफेक्ट करती है? बिल्कुल कर सकती है। देखिए, अगर मैं फ़र्ज़ करें हर वक्त अपने बच्चों को या घर में लोगों को मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें, डिज़र्ट्स, हर चीज़ प्लेन शुगर्स जाती रहेंगी उनकी बॉडी में तो ऑटोमेटिकली मोटापा होगा। मोटापा लीड्स टू ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लो मेटाबॉलिज्म, टाइप 2 डायबिटीज़, 10 चीज़ें स्टार्ट हो सकती है, राइट? तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो डाइट है उसमें शुगर्स जो हम आप बिजली जैसे कह रही हैं कि जी उनको कहती हैं कि हमें कमज़ोरी ना हो जाए या हमारा शुगर लेवल डाउन ना हो जाए, तो आप नेचुरल यानी कुदरती चीज़ों की तरफ। बाजी मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे पुराने जो अम्मा अब्बा होते थे, हमारे दादा दादियाँ, नाना नानी, वो लोग उसी मकदार में शुगर खाते थे, ठीक है, मीठा भी ठीक ठाक बनता था, एक हलवा नहीं 5-6 हलवे, और वो भी सिलबट्टे पे पीस के और फिर वो पतीले के अंदर ऐसे भून के और चक्की के अंदर पीस के वो बनाती थी हर चीज़ें। तो बाजी उससे जो मीठा खाया था उनमें किसी को आज तक कोई शुगर नहीं है, कोई हार्ट पेशेंट नहीं है, ये आप कोई उनका कह रही हैं। देखिए मैं थोड़ा बताऊं आपको कि पहले ज़माने में मशीन्स नहीं थी, पहले ज़माने में गाड़ियां नहीं थी, पहले ज़माने में लोग वॉकिंग करते थे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि बैठे रहने का रिवाज इतना नहीं था, टीवी नहीं था, लोग चलते फिरते थे, जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, हेल्दी लाइफस्टाइल था। उसमें वो मीठा अगर खा लेते थे तो वो इतना उनकी बॉडी मेटाबोलाइज कर लेती थी, इफेक्ट नहीं कर। दूसरा ये कि प्रोसेस्ड खाने पहले इतने नहीं थे, अब हमारे यहाँ जैम्स, जेलीज, पुडिंग्स, ठीक है, डब्बे वाले सीरियल, ये हम आगे बात करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत आ गई, हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो हम बाजार की चीज़ें हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, बिल्कुल, ना कि हम कार की चीज़ें बना के खाएं, बिल्कुल, जो हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट। अगर आप असली इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें, अब मैं नहीं समझती कि पहले ज़माने में चीनी शायद इतना होगी, शायद लोग गुड़ इस्तेमाल करते थे, राइट, बिकॉज गुड़ इज़ नेचुरल थिंग, तो इसलिए वो इतना अफेक्ट नहीं करता। हालांकि आप मज़े की बात बताऊँ, 1 टीस्पून ऑफ शुगर जो वाइट वाली आप लेते हैं उसमें 16 कैलोरीज हैं, ठीक है, 16 कैलोरीज, जबकि हम जो ब्राउन शुगर लेते हैं उसमें 17 से 18 कैलोरीज हैं, 2-3 ज़्यादा हो गई। नेचुरल हनी जो आप खाते हैं
जो ऑर्गेनिक हनी हम लेते हैं जिसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं है 35 कैलोरीज हैं एक टीस्पून है, लेकिन क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म है, स्लोली एंड स्टेडी आपकी बॉडी में जाता है, आहिस्ता आहिस्ता शुगर बढ़ाता है, तो वो खतरनाक नहीं है। इतना खतरनाक है। मेरा सवाल ये है कि अब जाहिर है हम देखते हैं कि अब तो लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं और लोग रिसर्च कर रहे हैं, खासतौर से वेस्ट में शुगर को पॉइजन करार दिया जा रहा है, ये क्या वजह है इसकी? बिकॉज इट इज़ अ पॉइजन, इट इज़ लीडिंग यू टू फाइनली डेथ। आप अगर खाते रहेंगे, आपको पता है ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर जब जाती है बॉडी में तो फ्रक्टोज जो शुगर दो तरह की दो चीज़ों से बनती है, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज, राइट? तो जो फ्रक्टोज आपकी बॉडी में लिवर मेटाबोलाइज कर रहा होता है उसको, और वो उसको फैट में कन्वर्ट करता है। जितना उसने यूज़ करना होता है करता है, अगर नहीं यूज़ करना होता तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लगता है, फैट बढ़ाने लगता है बॉडी में। अल्टीमेटली आपको ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स, टाइप 2 डायबिटीज और अल्टीमेटली ज़ाहिर प्रॉब्लम तो ये पता अब ज़ाहिर सदफ एक यू नो शी इज़ अ मॉम, सो उनके लिए भी यही सबसे बड़ा, जो अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा ये था इशू कि बच्चों को किस तरह हम ट्रेन करें टू कंज्यूम लेस शुगर। इट इज़ अ बिग चैलेंज। तो ये कि उनको किस तरह से हम उनका शुगर लेवल या कितना उनको देना है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं। देखिए मैं बहुत सीरियस हूँ, अब हमारे हर चीज़ में शुगर मौजूद है। अ कैन ऑफ सोडा हैज़ 12 टीस्पून्स ऑफ शुगर, कैंडी ले ली, एंड दे लव सोडा, तो आई गेस देखिए आई एम आल्सो मॉम, राइट? हमें सख्त होना पड़ता है, ठीक है? यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड, यू हैव टू टेल योर चिल्ड्रन कि बेटा ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, एनी हाउ दिस इज़ नॉट गुड। आप घर में पॉप्सिकल्स बना लें, फ्रूट्स को इस्तेमाल करें। अब तो बहुत इंटरनेट पे अवेलेबल है रेसिपीज जिसमें फ्रूट्स से आप 10 तरह के डिजर्ट्स तैयार कर सकते हैं, फ्रोजन फ्रूट्स आप इस्तेमाल करें। जैसे छोटी सी बात है, फ्रूट योगर्ट आप बाजार से जो कमर्शियल प्रिपेयर्ड लाते हैं उसमें बेइंतहा चीनी है, एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल फ्रेश योगर्ट में आप फ्रूट ब्लेंडराइज करके फ्रीज कर दें, दैट इज़ मच बेटर ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन हैं। इसी तरह से रेडी टू ईट सीरियल्स हैं, आपको पता है बेइंतहा उसमें शुगर्स हैं, इवन जो डाइट वाले होते हैं उसमें भी वो भी स्वीट होते हैं, दे आर ऑल प्रोसेस्ड। And one more thing, that hazelnut spread, we can't take the name over here, but of course that hazelnut spread is hazelnut spread is horrible, seriously. तो वो कोई healthy option नहीं है। Baby foods जो हम देते हैं बच्चों को, जो हम अपने छोटे बच्चों को 6-6 महीने के, क्योंकि मदर्स को आसानी चाहिए कि निकला खोला। पाकिस्तान ही की नहीं, मैं वेस्ट की बात कर रही हूँ कि ये चीज़ें पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा डिलेमा बनी हुई है कि हाउ टू कट ऑफ दीज शुगर इनटेक। अब मुझे एक सवाल ये है कि हर चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है आपको। शुगर की ज़ाहिर लोगों को एडिक्शन भी है। बहुत से ऐसे जैसे मेरा भी थोड़ी देर पहले शो के अंदर ये मेंशन किया था कि मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अ यंग मैन हु हैज़ बीन जस्ट डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ एंड उसको शुगर की बीमारी हुई है सैडली, बट ही इज़ डूइंग रियली वेल। उसने शुगर छोड़ दी है तो उसने अपनी डाइट से निकाल दी, तो ही इज़ वेरी हैप्पी। पहले ये शुरू के दिनों में उसको बड़ी तकलीफ हुई थी जब उसने मीठा खाना बंद कर दिया एकदम से, तो उसको बड़ी तकलीफ हुई कि ये क्या हो रहा है। और यही होता है कि जब आप किसी चीज़ की एडिक्शन होती है आपको, तो जब आप उसको फौरन छोड़ दें तो आपको फिजिकली भी थोड़ा महसूस होता है कि मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अब क्योंकि वक्त गुजरा है, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते गुजर गए, तो उसको अब इतना फील नहीं होता है। नाउ इज हैप्पी और थोड़ा सा उसका तो उसका तो चले अपना प्रोसेस है। बट व्हाई इज शुगर सो एडिक्टिव? वेल शुगर इज एडिक्टिव, बट इट इज़ नॉट दैट मच एडिक्टिव जैसे हम एडिक्शंस की बात कर रहे होते हैं। सिगरेट की जैसे एडिक्शन हो जाती है। शुगर देखें, अगर आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं कुछ अरसे से, अगर आप शुगर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर आपको बार बार क्रेविंग्स आती हैं और आप ज़्यादा अमाउंट में मीठा खा रहे हैं, दिस मीन्स यू आर एडिक्टेड टू शुगर। और इसका एक ही हल है कि आप अपनी विल पावर इस्तेमाल करते हुए इसको रिमूव करें अपनी डाइट से। और इसका दूसरा हल ये मैं जो बताती हूँ वो ये कहती हूँ, घर में सारे किस्म की जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं हटा दें अपनी कबर्ड से। अच्छा, हटा दें। हाँ बिल्कुल, जब होगा ही नहीं तो खाएंगे कैसे? बिल्कुल, बहुत ये अच्छा टिप है। जब चीज़ घर में नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं खाएगा। और इसी टिप पे, आई एम सो सॉरी, इसी टिप पे हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। बट सना असवर, सच अ वंडरफुल न्यूट्रिशनिस्ट, आई होप कि हमने कुछ सीखा होगा होपफुली। और दोनों गेस्ट हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है। हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं में जाइए, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्ट और होस्ट। और अब हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, ही इज़ अ फिटनेस एक्सपर्ट मिस्टर असद जमील। कैसे हैं आप असद? बिल्कुल ठीक ठाक। असद ऑब्वियसली फिटनेस एक्सपर्ट, ही लुक्स लाइक अ फिटनेस एक्सपर्ट, तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लुक एट द मैन, ही इज एक्सट्रीमली फिट। और असद ऑब्वियसली हमारे साथ सना असवर मौजूद है, उस न्यूट्रिशनिस्ट। हमारे साथ माइटी मॉम सदफ मौजूद है। हम बात ये कर रहे हैं असद कि शुगर की बात करें कि शुगर खाना, मीठा खाना। आई एम श्योर आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जो आपसे यही डिस्कशन करते होंगे, जी हमारे पास मीठा हमारा मसला है, मीठे के बगैर हम रह नहीं सकते। तो जब आपके कोई लेट्स से कोई आता है, यूर अ फिटनेस एक्सपर्ट, सो अगर आपके कोई एक्सपर्ट कोई
आपसे एक्सपर्ट एडवाइस लेने आता है और कहता है कि जी मुझे ये मसला है कि मेरा मोटापा या मेरे जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे हैं ही मीठे की वजह से, और मीठा मैं खाता हूँ बहुत ज़्यादा, तो हाउ डू यू टैकल दैट, किस तरह टैकल करते हैं? अच्छा, मेरे पास जो मोस्टली आते हैं ज़्यादातर यंग होते हैं, यंग एजेस वाले। अच्छा। हाँ, यंग एजेस होते हैं जो यंग, अब ज़्यादातर अब जंक फूड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, लोग यूज़ करते हैं सारी। तो मैं इनको यही कहता हूँ, अगर आप अभी जब कम एज का बंदा होता है, अगर वो चाहे तो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, बहुत अच्छा टैकल कर सकता है। अब सिर्फ शुगर का मसला नहीं है, हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, सिर्फ हम समझते हैं कि हम चाय में ही शुगर यूज़ कर रहे हैं, हम और दूसरी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें कितनी शुगर है हमें नहीं पता। अगर हम चाहें कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को चाहें तो फ्रूट्स पे लेकर आएँ, जैसे आड़ू हो गए, आड़ू में 8 ग्राम शुगर होती है, उसमें इतनी कोई खतरनाक शुगर नहीं होती, वो यूज़ कर सकता है। वो भी हमने बात की थी सना ने कि आप उसको नेचुरल शुगर्स की तरफ ला सकते हैं। नेचुरल शुगर की तरफ आए, कोकोनट शुगर होती है, अच्छा ब्राउन शुगर होती है, वो तो नॉर्मली यूज़ करते हैं, कोकोनट शुगर है वो यूज़ करवाएं अपने घर के अंदर। ये चीज़ें कुछ अलग हैं, लेकिन अगर हम अपनी रूटीन में लेकर आ जाएंगे इसको तो बहुत फ़ायदा होगा। और एक्सरसाइज का ये है कि अब जो यंग एजेस वाले बंदे हैं वो तो चले थोड़ा बहुत टैकल कर, जब ओल्ड एजेस में आ जाते हैं तो उनके मसल बहुत हार्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। अब वो मीठे के बगैर तो नहीं रह सकते, लेकिन ये कि एक वक्त ऐसा आता है, खुदा ना खास्ता अगर डायबिटीज़ वगैरह में चले जाते हैं तो मजबूरन उनको फिर रोकना पड़ता है। तो रोकने के फिर जब वो अपने आप को रोकते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर दूसरे उनकी और दूसरी बीमारियां ऐसे लायक हो जाती हैं उनको जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते। सही। तो बेहतर यही है कि अपने बच्चों को जो शुरू से हैं वो अपने आप आदत डाल दें, आदत डाल दे। और बड़ों का ये है कि अब जाहिर सी बात है हर बंदा तो रुक नहीं सकता, लेकिन कोशिश जैसे कि मैं कोशिश कर सकते हैं। सही, कोशिश जरूर कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं असद, अब जैसे आपने फिटनेस की बात की, मैं जानता हूँ बहुत से लोग एक्टर्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं, जो हमारी इस मीडिया की फील्ड के लोग हैं, कि एक चीज़ होती है चीट डे। ये चीट डे का जो कॉन्सेप्ट है कि जो अगर आप रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हैं या फिटनेस कर रहे हैं, तो चीट डे का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक दिन हफ्ते में जिसमें आपने जितना शुगर खाना है, जितना आपने कार्ब्स खाना है, जितना आपने फैट खाना है, आप खा सकते हैं। ये मैंने ऑब्वियसली बहुत से लोगों से सुना। आई नो दिस वेरी फेमस एक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो एक्टर जो उनका यही है कि वो पूरे हफ्ते शुगर नहीं खाते, पूरे हफ्ते फैट्स नहीं खाते वगैरह, लेकिन एक दिन होता है हफ्ते का वेर ही गोज क्रेजी, मतलब कि पिज्ज़ाज भी खा रहे हैं, केक भी खा रहे हैं, और वो आई थिंक बॉडी को शॉक देने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है चीट डे का, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं। अच्छा, ये जो है ना, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। टेम्परेरी है। अच्छा, सही है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो बेहतर ये है कि अगर अपनी रूटीन आप बिल्कुल ही सेट कर लें, शुरू से ही अगर आप सेट कर लें, जैसे आप रोज़ अगर आप अपना सुबह नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर में मील ले रहे हैं, अगर शाम का खाना खा रहे, तो उसी में अपनी डाइट को, अपनी शुगर को, बाकी सारी चीज़ें बैलेंस कर लें, तो आपको चीट मील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बैलेंस किस तरह करेंगे? चले, आपने कहा कि जैसे कि चीट डे की ज़रूरत नहीं है अगर आपने एक बैलेंस्ड डाइट की है, तो आपके हिसाब से एज अ पर्सन के एक नॉर्मल यंग या लेडी या मैन या बच्चे या जो भी ओवरऑल एक इंसान की बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए? अच्छा, बैलेंस डाइट ये होनी चाहिए, अगर एज है, जैसे अगर 22 से अबव है, तो अगर उसकी वर्किंग 8 घंटे की वर्किंग है और सुबह वो 7 बजे उठ रहा है, फिर अपना क्या नाम है शाम को 6 बजे 7 बजे फ्री हो रहा है, तो अपना सुबह नाश्ता अगर ये करता है, जैसे वाइट एग ले लिया, योगर्ट ले लिया, सही है, ये कर ले, दोपहर में हल्का खा ले, सही है, ज़्यादा ना खाए, सैलेड पर आ जाए, रात फिर बीच में अपना शाम में के ये है कि छोटा मोटा स्नैक ले लिया, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच ले लिया, फिर रात में अगर बाहर का खाना आपने खाना है तो कोशिश करनी है कि आप रात में ना खाएं, या तो इवनिंग में ले लें या दोपहर में ले लें, मतलब कि थोड़ा जल्दी खा लें। लोग ये भी करते हैं कि 10-11 बजे भी खाना खाते हैं, बाय द वे दैट इज रियली बैड। 10-11 बजे खाना, आई थिंक कि 8-7-8 बजे शुड बी मॉडरेटली। बिफोर 9 आप अपना मील फिनिश कर लें। बिफोर 9। और ये भी गलत कॉन्सेप्ट है कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया, रात को जम के खा लिया, which is of course wrong। Which is of course wrong। तो अगर if you really want to lose weight, तो आप ब्रेकफास्ट अच्छा करें, लंच भी प्रॉपर लें, कार्ब्स की पोर्शन ज़रूर लें, बिकॉज योर बॉडी नीड्स फ्यूल फॉर एनर्जी। डिनर आप लाइट रखें और जल्दी कर लें। मुझे मोहसिन अब्बास हैदर जो एक्टर हैं, उन्होंने ये बात बोली थी, क्योंकि वो भी रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, इज़ वेरी मच इनटू फिटनेस। बड़ा क्विक उन्होंने बात बोली थी रिसेंटली कि उन्होंने कहा था कि वही आपके वालों की बात कि पूरे दिन आप प्रॉपर्ली मील करें, प्रॉपर खाना खाएं, रात में आप कम खाएं, लेकिन मतलब खाएं लेकिन कम खाएं, दिन में ज़्यादा खाएं, ताकि वो आपका जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म उसको चीज़ को ख़त्म कर दे विद टाइम। हमारे पास टाइम कम है, बट असद, इफ़ यू कुड गिव वन टिप, क्विक टिप टू फैमिलीज और एनीवन दैट इज़ वाचिंग, कोई एक टिप जो आप लोगों को देना चाहें, क्या देंगे आप हेल्थ से रिलेटेड? बस मैं यही कहूँगा कि मतलब खाना ज़िंदगी है, पीना ज़िंदगी है, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, और सिर्फ शुगर नहीं है कि शुगर के आप मतलब शुगर के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी बहुत हैं,
लेकिन अगर हर चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके फ़ायदे ही उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे हैं। एंड सना, वन टिप फ्रॉम यू, क्या देना चाहेंगे? ईट हेल्दी, गो फॉर नेचुरल शुगर्स ऑफ कोर्स, प्लीज़ प्रोसेस्ड खानों को कट ऑफ करें, प्रोसेस खाने हर किस्म का प्रोसेस, गो फॉर नेचुरल, जितना नेचुरल की तरफ जाएंगे आप उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल रहेगा। वंडरफुल। एंड सदफ, ऑब्वियसली मुझे तो काफ़ी हेल्प मिल गई, इन दोनों से काफ़ी टिप्स मिल गई, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग जो भी मैंने न्यूट्रिशनिस्ट से सीखा और फिटनेस एक्सपर्ट से, सो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली इम्प्लीमेंट। वंडरफुल। और इसी के साथ हमारे शो की और हमारे इस सिलसिले की एंड होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एक्सपर्ट्स जो हमारे आए हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू असद जमील, थैंक यू सना असफर, थैंक यू माइटी मॉम सदफ। एंड जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने आज बहुत कुछ सीखा और मैंने बहुत कुछ सीखा है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो दीज थिंग्स। ज़ाहिर है हमारे इन एक्सपर्ट्स को बुलाने का मतलब ही यही है कि आप इनसे कुछ ना कुछ सीख सकें। मॉडर्न लाइफ में हम लोगों को आदत होगी कि जितना ज़्यादा कंज्यूम करना है करते रहो, खाते रहो, ख़रीदते रहो, पैसे बनाते रहो, जीते रहो, लेकिन किसी चीज़, हर चीज़ का कोई ना कोई बैलेंस होता है। हर चीज़ को लेके चलना है मॉडरेट तरीके से, एंड यू हैव टू बैलेंस थिंग्स आउट। चाहे वो हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, जिस तरह की भी जो आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन है, हर चीज़ को एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो बैलेंस को ज़रूर लेके चलें। और जाहिर है ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं विच शो द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अननेचुरल शुगर्स ऑन योर चिल्ड्रन, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या मेंटल हो या फिज़िकल हो। तो उन आप रिसर्चेस को जाके आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। सो प्लीज़ कोशिश करें, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा, कि गो टुवर्ड्स नेचुरल थिंग्स मोर। अननेचुरल चीज़ों से हटके ज़रा नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। अल्लाह मियाँ ने हमें इतनी सारी माशाल्लाह नेमतें दी हैं, जिसके अंदर हमारी जो इतनी नेचुरल फ्रूट्स अवेलेबल हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आपको अननेचुरल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम आज का ख़त्म होता है। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल दोबारा, कल सुबह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।